वो हमारा क्लियर हो जाए। So in chapter number 5 we defined and calculated areas of regions. चैप्टर नंबर 5 में हमने कैलकुलेट किए थे रीजन्स के एरियाज दैट लाइज अंडर द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। Here we use integrals to find areas of regions. यहाँ पे हम integrals जो है उनको यूज करेंगे एरिया रीजन का फाइंड करने के लिए that lies between the graphs of two functions. जो दो फंक्शंस के दरमियान का एरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए पीछे हमने सिर्फ एक फंक्शन जो है उसको डिस्कस किया था। So consider the region S that lies between two curves y is equal to f of x and y is equal to g of x. एक हमारी कर्व जो है वो f of x है और दूसरी हमारी कर्व जो है वो g of x है। And between the vertical lines x equal to a and x equal to b, दो vertical lines के दरमियान हमारी रीजन है। मैंने ये पढ़ा तो नहीं दिया था आपको? Yes. जी मैम। बाकी दो क्लास को नहीं पढ़ाया था, एक को मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, फिर मुझे याद आ गया कि आपको ही शायद पढ़ाया था मैंने। चलें बहरहाल इधर से डिस्कस कर लेते हैं। Yes मैम। सो दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान हमारी रीजन है। एक वर्टिकल लाइन हमारी x इक्वल टू a है और दूसरी x इक्वल टू b है। वेयर f एंड g आर कंटीन्यूअस फंक्शन, दोनों ही कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूटी के साथ मूव कर रहे हैं। एंड f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू Yes g मैम। फॉर ऑल x इन a b क्लोज इंटरवल। फंक्शन कुछ पॉइंट्स पे g of x के इक्वल है, लाइक हियर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और कुछ पॉइंट्स पे हमारे पास वो ग्रेटर की कंडीशन में इस रीजन के अंदर ग्रेटर फॉर्म में हमारे पास मूव कर रहा है। So just as we did for areas under the curves, in section number 5.1 we divide S into n strips of equal width. S को जैसा कि हमारी रीजन है हम इसको दोबारा से n strips जो है इक्वल विड्थ के साथ उसमें डिवाइड कर देते हैं, और वो जो स्ट्रिप्स हैं वो हमारी रेक्टेंगल्स जो है उनको शो करती हैं। And then we approximate the highest strip by rectangle with base delta x. Base उस रेक्टेंगल की delta x लेते हैं। हाइट हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगी, पहले सिर्फ फंक्शन एक फंक्शन की वैल्यू होती थी, अब यहाँ पे f into x i स्टेरिक माइनस g into x, दोनों फंक्शंस का जो डिफरेंस है बेसिकली ये पूरा डिफरेंस उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। If we like, we could take all the sample points to be right hand points. उसने कहा अगर आप पसंद करते हैं तो आप right hand points ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम राइट हैंड पॉइंट्स के साथ या लेफ्ट हैंड पॉइंट्स के साथ या मिड पॉइंट्स के साथ अपनी रीजन्स के एरियाज जो है उनको फाइंड आउट कर सकते थे। इन विच केस एक्स आई स्टेरिक इक्वल टू एक्स आई, अगर आप राइट हैंड पॉइंट को लाइक करते हैं तो फिर हमारा जो स्टेरिक है वो राइट हैंड पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। द रिमानियन सम इज समेशन आई फ्रॉम 1 f into x स्टेरिक i minus g x स्टेरिक i x i स्टेरिक पढ़ लें। सो डेल्टा x is therefore an approximation to what we intuitively think as of the areas of S. This approximation appears to become better and better as n approaches infinity. Therefore, we define the area A of the region S as the limiting value of the sum of the areas of these approximated rectangles. पूरी रीजन का एरिया जो है वो हमारे रेक्टेंगल्स का जो एरिया उसकी अप्रोक्सीमेशन है जब n इनफिनिट को अप्रोच कर जाता है। So this can be represented as area of the region is represented by A. This is equal to limit n approaches to infinity, and the Riemannian sum is this. We recognize the limit in 1 as the definite integral of f minus g. Therefore, we have the following formula for area. ये एक definite integral है क्योंकि डेल्टा x ने किस में कन्वर्ट होना है, dx में। अगर डेल्टा x dx में कन्वर्ट होता है तो x की डेफिनेट वैल्यूज के दरमियान हम अपना एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, सो ये डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेट करेगा। सो if we write this Riemannian sum in integral form, then this is represented as a where f is greater than equal to g of x. A is equal to a to b f of x minus g of x dx. In the case where both f and g are positive, you can see from figure 3 y2 is true. अगर दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन है, जैसा कि यहाँ दोनों पॉजिटिव फंक्शन नहीं थे आपके, लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव फंक्शंस हैं तो फिर एरिया अंडर y is equal to f of x minus एरिया under y is equal to g of x. So a से b f of x dx minus a to b g of x dx. Again, this was represented as in this same manners. फिर भी हम इसको इसी सेम मैनर्स के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर आप दोनों जो एरियाज हैं उनको पहले अलग
अलग फाइंड आउट करते हो, फिर बाय डेफिनेशन जो है वो आप इस टर्म में लिख सकते हैं अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम फिर दोनों के सेपरेट एरियाज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय डेफिनेशन देखें तो फिर भी हम दो जो एरियाज हैं, अगर आप जी और एफ का देखें तो इस डेफिनेशन के रूल के मुताबिक वो दोबारा से एफ माइनस जी ऑफ एक्स की फॉर्म में ही लिखा जाता है। सो अगर रीजन के ऊपर हो या रीजन से नीचे भी हो तब भी हमारा यही फार्मूला जो है वो डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव by e bar x and below by y is equal to x and bound on the sides x equal to 0 and 1। दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा रीजन का एरिया जो है वो बाउंड है 0 से 1 के दरमियान। एक हमारी y is equal to e bar x और दूसरी y is equal to x। स्ट्रेट लाइन हमारी है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कर्व है। तो आप सारा अपना जो एरिया है उसको स्मॉल रेक्टेंगल्स के साथ, इक्वल रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स हमारी उसकी विड्थ होगी और लेंथ जो है वो दोनों फंक्शंस का जो हमारे पास डिफरेंस होगा उसके मुताबिक हमने फाइंड आउट करनी है। सो द रीजन शोन इन फिगर नंबर 4, द अपर बाउंड्री कर्व is y is equal to e power x and the lower boundary curve is y is equal to x। so we use the area formula to दोनों ही हमारे पास above एक्सिस की फॉर्म में है विद f of x इक्वल टू e power x and g of x इक्वल टू x। a 0 है, b 1 है, सो एरिया आपका 0 से 1 f of x minus g of x dx and this was equal to, लिमिट पुट करने के बाद ये आपके पास क्या आ जाता है 2.7188 minus 1.5। अच्छा जी, ये जो आगे सारा लिखा हुआ है ना ये उसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है कि बेसिकली इन रीजन्स के एरियाज को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्पेशल आई फ्रॉम 1 से n। अगर ये डेल्टा x है तो इसको जो अबव कर्व होती है y t और जो हमारी बिलो में कर्व होती है y बॉटम टॉप, y t टॉप को रिप्रेजेंट करता है, b बॉटम को रिप्रेजेंट करता है और दोनों का जो डिफरेंस है वो y t माइनस y b के साथ रिप्रेजेंट होता है। तो हम f इंटू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिखने की बजाय वाई टी माइनस वाई बी जो टर्म है ये भी यूज कर सकते हैं। ये भी सेम डेफिनेशन देती है जो हमारा ये इंटीग्रल हमें दे रहा है। तो दोनों तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई टी का मतलब है कि आप टॉप टर्म जो है उसको टॉप कर्व जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो और बी जो है वो बॉटम में जो आपकी कर्व है उसको रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा सेम आपका फिफ्थ को रिप्रेजेंट करता है। Example number 2 है, find the area of the region enclosed by the parabola y is equal to x square and y is equal to 2x minus x square। एक कर्व आपकी y is equal to x square है और दूसरी y is equal to 2x minus x square है। तो दोनों की ग्राफिकल अप्रोच आपको बनानी आती है। ये y is equal to x square और ये y 2x minus x square माइनस है तो ये आपके पास कन्वर्स में चले जाएगी और 2x उसमें से माइनस तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। अब जो हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 0 और 1 1 है। हम देख सकते हैं हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ फाइंड करते हैं, किन रीजन्स के दरमियान हमारा एरिया फाइंड आउट होना है बेसिकली। सो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे क्या थे, हमारे पास दो कर्व्स थी, एक एक्स स्क्वायर और दूसरी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए हैं x इक्वल टू 0 एंड 1। जब x 0 होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं y भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी y 0 हो जाएगा और जब आप x को 1 पुट करते हो तो y 1 हो जाता है, यहाँ पर भी y 1 हो जाता है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 0 और 1 1 है। इसके दरमियान जो कर्व है उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। सो x की वैल्यू आपके पास क्या है 0 से 1 है। ये y टॉप में जो आपके पास कर्व आ रही है वो ये कर्व आ रही है, ये टॉप पे कर्व है इसको 2x माइनस एक्स स्क्वायर और जो बॉटम में आपकी कर्व आ रही है वो x स्क्वायर है। सो द एरिया ऑफ द टिपिकल रेक्टेंगल्स इज, अगर एक टिपिकल रेक्टेंगल्स का एरिया जो है सिर्फ उसको हम डिस्कस करें तो y t माइनस y b डेल्टा x है 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल्टा x। और अगर आपने पूरी जो रीजन है उसके एरिया को अप्रोक्सीमेट करना है तो डेफिनेट हम अपनी काफी रेक्टेंगल्स यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। उनकी अप्रोक्सीमेशन हमारी क्या आ जाएगी, इंटीग्रल की फॉर्म में होगी एरिया 0 to 1 दिस वाज 2x माइनस 2x स्क्वायर dx और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। मैम हमने यहाँ पे इसका एरिया कैसे लिखा है? एक रेक्टेंगल के एरिया की अप्रोक्सीमेशन उसने दी है। फिर जब आपने टोटल रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है
तो टोटल रीजन के अंदर सिर्फ एक रेक्टेंगल्स तो नहीं बन रही, हमारी काफी रेक्टेंगल्स हैं, फिर हम उसके एरिया की अप्रोक्सीमेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं करते हैं ना। 0 से 1 हमारे पास टोटल रीजन है, 0 और 0 से लेके आपके पास 1 तक की जो रीजन है x 0 से 1 पे, ये 0 x 0 है और ये x इक्वल टू 1 पे जाके आपका पॉइंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रीजन क्लोज हुई हुई है बेसिकली आपकी, ओके। x की जो लिमिट्स है वो 0 से 1 है आपकी, क्लियर है स्टूडेंट? जी मैम। ये जिन्होंने क्वेश्चन किया था आपको क्लियर हुआ? यस मैम। Okay, sometimes it's difficult or even impossible to find the points of intersection of two curves exactly as shown in the following example. We can use the graphing calculator or computer to find approximate values for the intersection points and then proceed as before. फिर वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे प्रीवियस हमने प्रोसीड किया है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते तो फिर हम ग्राफिंग कैलकुलेटर से अपने पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि आपकी जो कर्व बनी हुई है ये ग्राफिंग कैलकुलेटर टाइप की कर्व है, काफी डिफिकल्ट कर्व है। सो नोट आउट कि हम ये कर्व बना सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। ये कर्व तो हम इजीली अपने ड्रा कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो कर्व है बेसिकली x4 - x, जो ये कर्व है ये पैराबोला टाइप ही कर्व है। x² और x4 हमारे पैराबोला शेप से बनाते हैं, सिर्फ उसमें जो x माइनस हो रहा है वो हमारी कर्व को थोड़ा अजीब सी सिचुएशन में लेके जा रहा है। दूसरी जो ग्राफिकल कर्व बनी हुई है वो ये आपके सामने है, रेड लाइन, ठीक है। दो कर्व्स हैं मेरी। अब हमने अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीछे फाइंड आउट करना है तो हम अपने दोनों जो फंक्शंस थे उनसे ही अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि दोनों ही y के इक्वल है हमारे फंक्शंस, तो हम दोनों फंक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने कंपेयर किए जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किए। अब यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, x³ - 1 बन जाएगा, वो x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब वो x अगर इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है, x² + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है वो तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम पुट करते हैं तो एक 0 0 पॉइंट जो है वो तो हमें फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा इजीली फाइंड आउट नहीं होता, तो उसके लिए वो ग्राफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं। और जो दूसरा अपना अप्रोक्सीमेशन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं वो 1.18 है। उसके बाद अपना एरिया जो है वो दोनों कर्व्स का एज इट इज, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1.18 और 0 जब आप इस कर्व्स के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको बता देगी कि 0 0 पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा 1.18 पे हमें जो भी y की वैल्यू मिलेगी वो हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बाकी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर है। सो कंफ्यूजन इज दिस के यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा अगेन ग्राफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड है, तो हम अपनी उन्हीं एग्जांपल को प्रेफर करते हैं जिनको हम बाय हैंड फॉलो कर सकें, और कैलकुलस 3 में भी हम अपनी वही शेप्स जो है उनको डिस्कस करेंगे जिनको हम बाय हैंड सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, फिगर नंबर 8 shows velocity curves for two cars A and B that start side by side and move along the same road. shows the velocity curves of two cars। ये जो फिगर है इसमें कहा है दो कार्स की वेलोसिटी कर्व को शो कर रही है। जो कार्स हैं वो एक कर्व फॉर्म में मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो मूव नहीं कर रही। दैट स्टार्ट साइड बाय साइड, एक ही साइड पे वो जा रही है, थोड़ा डिफरेंस शो हो रहा है आपको। एंड मूव अलोंग द सेम रोड, एक ही रोड के अलोंग मूव कर रही है। व्हाट डज द एरिया बिटवीन द कर्व रिप्रेजेंट? कर्व्स के दरमियान जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करना है। यूज द मिड पॉइंट रूल टू एस्टिमेट इट। मिड पॉइंट रूल को यूज करते हुए, सो ये मेरा ख्याल है मैंने आपको काम दिया भी था, किया था नहीं किया था बच्चे आप लोगों ने? किसी स्टूडेंट ने किया?
मैंने 0 नंबर लगा देने आप लोगों के सेशन में, काम ही नहीं करते आप लोग। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि मैंने दिया था कि नहीं दिया था, मुझे सिर्फ ये बता। मैम दिया था, लेकिन मैम ये टेबल की वैल्यूज की नहीं समझ आई, बाकी सारा मैम। मुझे आवाज नहीं आई आपकी से, क्या कह रही हैं आप, कोई और बोल रहे हैं। मैम मेरे को कैलकुलेट नहीं समझ आई थी मैम, आपने दिया था लेकिन समझ नहीं आई थी इस टेबल की। तो समझ नहीं आई थी तो 10 दिन तक लगे रहते जब तक समझ नहीं आई थी आप लोगों को। अच्छा जी, तो के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी हमें नजर आ रही है वो है तकरीबन एक आर की। अगर हम वेलोसिटी को डिस्कस करें 2 सेकंड्स पे, जब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं तो वो है 2 पे ऑलमोस्ट 2 पे, यहाँ पे हमारे पास 25 to 24 की सिचुएशन दे रही, क्योंकि एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर से नहीं जा रही, थोड़ा पीछे से जा रही है ये आपके पास 24 या 25। अच्छा, जब वेलोसिटी ऑफ एयर आपने फाइंड करनी है तो उसने फार्मूला दे दिया, 1 माइल्स पर आवर जो है वो आपका 50 to 80 over 3600 है। तो जरा ये जो 24 या 25 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आप देखें क्या 34 आता है आपका आंसर। आपके पास कैलकुलेटर है, जरा फाइंड आउट करें अपनी वैल्यू। नो मैम नहीं आता, ये मैंने किया था, नहीं आता आंसर। क्या आंसर आता है? 35 मैम। मैम मेरा 36 आता है मैम, मेरा तो यही आया था, मैंने चेक किए थे तो सारी मैंने भी किया था ये सारे मैम, ये सेम आते हैं मैम 36 आते हैं आंसर। बाकी बच्चे चेक करें जरा। मैम जी 36 आया है। यस मैम 36 आ रहा है। 36 16 पे जाके फाइंड आउट करें एक दफा अपने कैलकुलेटर से। ये आना इसी फार्मूले के साथ, मल्टीप्लिकेशन वही हुई है आपके टेबल में जो वैल्यूज हैं, ये बेसिकली जो ग्राफ शो हो रहा है आप देखें तो एग्जैक्ट 25 पे नहीं, ये 24 पे है तकरीबन, बिल्कुल 25 पे होता तो यहां से इस पॉइंट से वो टच करते हुए जाता। 24 पे ये आपको आंसर क्या दे रहा है? 35.2। 16 पे फाइंड करेंगे तो आपकी वैल्यू से नजदीक तरीन है, होनी तो इसी फार्मूले के साथ है, थोड़ा सा डिफरेंस हमारा आ रहा है। 16 पे चेक करें। 16 पे 23.4 आता है जी, 23.4। कार्य की वेलोसिटी पूरी वैल्यू चेक करें ना, 95 के नजदीक तरीन आ रही है या इससे दूर जा रही है काफी? मैम 95 पॉइंट समथिंग आता है। मींस 95 अप्रोक्सीमेशन देती है ना वो लोग, तकरीबन 95 के नजदीक ही आपका। जी मैम। बी का चेक करें एक दफा, बी का चेक करना है। मैम 95.18 आई थी मेरी। 65.18 ओके, ठीक है, तकरीबन थोड़ी बहुत डिफरेंस है। आप अगर ये आपको फार्मूला दे दिया जाता है तो आप जो ग्राफिकल टर्म्स में आपको एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी सी नजर आ रही होती है, उसी के मुताबिक इसको सॉल्व करके अपनी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला यही है, ठीक है। बस ये लाइंस में थोड़ा बहुत, जैसे कि इस लाइन के एग्जैक्ट ऊपर से ये नहीं जा रही, थोड़ा सा बफ फॉर्म में जा रही है, तो ये जो माइनर सा डिफरेंस है बेसिकली इस वजह से हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन में आगे पीछे हो रही है, वरना यही सी फार्मूले के साथ वेलोसिटी ऑफ एयर और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो फाइंड आउट की हुई है दोनों कार्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मैम। और ये आपके पास दोनों एरियाज का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर से वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो माइनस कर दी गई है, और 0 से 16 हमारा टोटल टाइम था। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आपके पास
we use the midpoint rule with n is equal to 4 intervals. 4 intervals के साथ उसने midpoint rule जो है वो यूज किया है. So delta t जो है वो डिफरेंस आपके पास 4 होगा, width 4 होगी. The midpoint of the intervals are t1 to t2 6. Okay, अगर 4 ले रहा है तो ये आपके पास 0 से 4 इंटरवल यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, आप मिड पॉइंट रूल के मुताबिक आप मिड पॉइंट रूल यूज करोगे तो t1 टाइम जो है वो आपके पास 2 ही आएगा. इसका मिड पॉइंट 2 ही है ना, 0 से 4 तक का मिड पॉइंट 2 बनेगा ना. यस मैम, ठीक है. इसी तरह दूसरा इंटरवल जो है वो आपका क्या बन रहा है, दूसरा इंटरवल जो है वो आपके पास 4 से 8 होगा. 4 से 8 और उसका मिड पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा. ठीक है. इसी तरह तीसरा जो इंटरवल है आपका वो 8 से 12 होगा और उसका मिड पॉइंट जो है वो आपके पास 10 होगा 4 इंटरवल्स के साथ. अगर आप अपना इंटरवल चेंज कर देते हो, पेन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट लेते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपके मिड पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे. ठीक है, अगर आप 0 से 2 मिड पॉइंट्स ले लेते तो फिर आपका 1 पहला मिड पॉइंट होगा और 3 दूसरा होगा, इस तरह 5th होगा. सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n आपके जो मिड पॉइंट्स हैं वो चेंज होंगे. इसी तरह जब आप 12 से 16 एक इंटरवल लेते हो तो उसमें 14 जो है वो आपके पास मिड पॉइंट होगा. We estimate the distance between the curves after 16 seconds as follows. क्योंकि हमें 0 से 16 seconds दिए हुए थे. लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी 16 है. VA minus VB delta t is approximate delta t 13 plus 23 plus 28 plus 29. t is equal to 2 के ऊपर आपका जो डिफरेंस है वो 13 था, 6 के ऊपर आपका 23 था, 10 के ऊपर आपका 28 था और 14 के ऊपर 29 था और डेल्टा टी आपका 4 था. इसको ऐड कर देंगे तो आप अपना एग्जैक्ट एरिया दो कॉस की जो वेलोसिटी कर्व बना रही थी उसके दरमियान एरिया है उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. दैट इज 372 फीट. ओके, अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 5 जो है इसको आप रहने दें क्योंकि इसमें इसने इतनी मैंने इसकी सारी हिस्ट्री को पढ़ा है तो इतने मुश्किल कंडीशंस जो है वो यूज की हैं तो इसकी जरूरत नहीं है मैं इसको करने की. सारा डेफिनेशन वैसे ही है लेकिन अंदर जो है वो उन्होंने जो डिजीजेस दी हुई हैं वो इतनी डिफिकल्ट दी हुई हैं कि इसकी जरूरत नहीं है हमें इसको इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में जाने की. हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो हम एग्जांपल्स को इजीली कर लेते हैं. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है हमारे एरियाज को फाइंड आउट करने में जब हमारी रीजन्स जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं. जैसे कि हमें इस रीजन का एरिया भी फाइंड आउट करना है, फिर इस रीजन का भी एरिया फाइंड आउट करना है, फिर इस रीजन का भी एरिया फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम अपनी रीजन्स को डिफरेंट नाम दे देते हैं S1 S2 S3 और फिर हमको ऐड करने के बाद डेफिनेट हम अपना टोटल एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. एक कर्व आपकी y = g of x है और एक कर्व y = f of x है. तो कुछ कंडीशंस में f of x g of x से ग्रेटर हो जाएगा और कुछ कंडीशन में g of x f of x से ग्रेटर हो जाएगा. तो ये सारी डिस्कशन जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं जिसको फिर उसने इस तरह के फंक्शंस के साथ रिप्रेजेंट किया है. If we are asked to find the area between the curves y is equal to f of x and y is equal to g of x, where f of x is greater than equal to g of x for some values of x. कुछ वैल्यूज के लिए तो f of x जो है वो ग्रेटर हो, but g of x is greater than equal to x for other values of x. x के बाकी वैल्यूज के लिए जो g है वो या तो x के इक्वल हो जाएगी, पॉइंट्स पर एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है और यहाँ पे g जो है वो ग्रेटर है f of x से. Then we split the given region S into several regions S1, S2 and up to so on with areas A1, A2. उन regions के areas को फिर हम A1, A2 और up to so on जहाँ तक हमारी regions divide होती हैं वहाँ तक अपने areas का नाम दे देते हैं. G of x absolute distance जो है वो basically आपके पास f of x minus g of x होगा when f of x is greater than equal to g of x और g of x minus f of x when g of x is greater than equal to f of x. और अगर इसको एब्सोल्यूट डिस्टेंस के साथ हम कवर कर दें तो फिर हम दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. f of x minus g of x या g of x minus f of x के साथ भी आप अपना जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि माइनस अगर हम यहाँ पे बाहर कॉमन ले लें और g of x minus f of x लिख दें तो फिर भी ये पॉजिटिव ही कंसीडर होगा. इन अदर वर्ड्स के f of x minus g of x या g of x minus f of x की तरह में ले लें तो हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में ही ये कंसीडर होता है.
The area between the curves y is equal to f of x and y is equal to g of x and between x equal to a and x equal to b is represented as, तो फिर हम अपना एरिया जो है उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. Find the area of the region bounded by the curves y is equal to sin x, y is equal to cos x, x equal to 0 and x equal to pi by 2. एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास होंगे x 0 और x pi by 2 हमारे पास 0 से pi by 2. अब जो साइन की कर्व जो है वो 0 से जब हम pi by 2 पे बना रहे हैं तो 0 से pi by 2 से बाफ फॉर्म में ये हमारे पास इस तरह से जा रही है और जो cos की कर्व है वो हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है. दरमियान में ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब दो रीजन्स हमने का एरिया कवर करना था. एक 0 से pi by 4 तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्योंकि 0 0 और pi by 4 पे जो भी हमारे पास साइन और cos की वैल्यू आ जाती है मेरा ख्याल है सेम होती है. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. तो ये शेयर नहीं हो रही जी मैम. किसी पे स्ट्रांग हो रही है. अगेन शेयर करते हैं. बेटा मैं दोबारा से स्टॉप करके शेयर कर देती हूँ लेकिन आपकी सेटिंग में इशू होगा कोई. ओके मैम. भाई आप एक बार ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपका ठीक हो जाएगा. ओके जी, तो दो रीजन्स हमारे पास है. एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएंगे 0 0 और pi by 4 पे हमारे पास, और दूसरा pi by 4 से pi by 2 पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं. तो दोनों रीजन्स का डिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ एरिया फाइंड आउट करना. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर when sin x is equal to cos x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी वक्त अगर होते हैं जब दोनों कर्व्स जो है वो हमारी इक्वल होती हैं. दैट इज when x equal to pi by 4. जब pi by 4 पे है तो वहां पे दोनों कर्व्स जो है वो हमारी इक्वल हो चुकी हैं. सिंस चूंकि गिवन लिमिट्स हमें दी गई थी वो 0 से pi by 2 पे थी. दैट रीजन इज स्केच्ड इन फिगर नंबर 12 में. उसने कहा हमने रीजन जो है उसको स्केच कर दिया हुआ है. ऑब्जर्व दैट cos of x is greater than equal to sin of x when 0 से pi by 4. जब 0 से pi by 4 हम कर्व एरिया जो है उसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे जो cos है वो हमारे पास ग्रेटर कर्व नीचे आ जाती है और जो साइन की कर्व है वो ऊपर चली जाती है. यहाँ पे g ग्रेटर हो गया है प्लस है. सो therefore the required area is 0 से pi by 2 cos x minus sin x dx equal to a1 plus a2. अब a1 एरिया जो है वो 0 से pi by 4 है जिसको हमने cos x minus sin x लिखा और pi by 4 से pi by 2 पे sin पहले आ जाएगा, cos आपका बाद में चला जाएगा. उसके बाद दोनों लिमिट्स आपने फाइंड आउट कर ली और ये आंसर आपका आ चुका है यहाँ तक. In this particular example, we could have saved some work by notice that the region is symmetric about x equal to pi by 4 and so a is equal to 2a1. उसने कहा कि आप तो यहाँ पे अपना काम जो है उसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं कि हमारी जो कर्व है वो pi is equal to pi by 4 पे सिमेट्रिक है. दोनों तरफ हमें सेम एरियाज नजर आ रहे हैं. तो अगर दोनों तरफ सेम एरियाज नजर आ रहे हो तो आप एक एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आपका वही आता है. लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं है दोनों आपके एरियाज फिर आपने उनको लैदा फाइंड आउट करना है. एग्जाम्पल नंबर 7 स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास दो कर्व्स दी हुई हैं और वैल्यूज भी गिवन दी हैं. इसको पढ़ लें, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें. एग्जाम्पल नंबर 7, दो कर्व्स हैं. दोनों कर्व्स हमारे पास y है, यहाँ से y के इक्वल करेंगे. उसके बाद अपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करने हैं. इस दोनों को, इसको y को आप क्या लिखेंगे, दोनों लाइंस को अपने y के इक्वल करना है. ठीक है, फिर वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट. अगर इजीली ये y के इक्वल नहीं आती तो फिर दोनों को x के इक्वल लिख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. फिर आपकी रीजन जो है वो x से y में कन्वर्ट हो जाएगी जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है. क्योंकि हम देखें तो हम दोनों के अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना चाहें तो हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते. लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ x हम फाइंड आउट करना चाहें तो फिर हम अपनी दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम इसको लिख लेंगे x इक्वल टू y प्लस 1 एंड दिस वन इक्वल टू x इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6 ओवर 2.
उसके बाद दोनों चूंकि x के इक्वल होंगी, दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करके अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करें और बताएं कि हो चुके हैं फाइंड। अब ये x के नहीं y के कॉरस्पॉन्डिंग डील होगी आपकी।